हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। लार्सन एंड टब्रो के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम साहब के द्वारा कार्य के घंटे को लेकर की गई टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इस मुद्दे को थोड़ा एक अलग ही पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये समझना होगा कि आखिर कार्य के घंटे को लेकर के भारत में क्या परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और कारखाना अधिनियम 1948 के माध्यम से भारत में कार्य के घंटे और वैश्विक स्तर पर कार्य के घंटे को लेकर के जो जानकारियां मिलती हैं वो क्या कहती हैं। भारत में कार्य और जीवन के प्रति जो संतुलन होना चाहिए उसको लेकर के क्या स्थिति है, भारत किस रैंकिंग पर है और क्या राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कार्य और अपने जीवन को मद्देनजर रखते हुए संतुलन को अपनाने की जरूरत है या नहीं है। क्या राष्ट्र निर्माण केवल कार्य के आधार पर ही हो सकता है और क्या हमें इसके बारे में खासा ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। और इसी के संदर्भ में जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वो हम लोग आज की चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को खंगालने की कोशिश करें दोस्तों, तो जीएस के पेपर 1 में सोसाइटी वाले सेक्शन में और साथ ही जीएस के पेपर 2 में पॉलिटी या फिर कहें गवर्नेंस वाले सेक्शन में आपसे इस तरीके के टॉपिक्स पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी हो जाता है। सामने मैंने इनके कमेंट को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि पत्नी को कितनी देर तक निहालोगे। बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही हास्यास्पद जैसी टिप्पणी इनके द्वारा की गई है। भाई, इतनी बड़ी कंपनी के और प्रमुख हैं, है ना, चेयरमैन हैं, उनके बावजूद भी इस तरीके की टिप्पणी उनके द्वारा की गई और देन फिर इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म हो गया। तो यहाँ पर इसी के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा और आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि P2I फाउंडेशन बैच की देखो शुरुआत हो चुकी है और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 जनवरी तक इसमें एडमिशन ले लीजिए। यह 2026 और 2027 के रिगार्डिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अच्छे से और विस्तार के साथ पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आपको दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फी में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और 2026 के लिहाज से 28,999 रुपये और 2027 के लिहाज से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर 34,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना हो गई। कई सारे बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं सवाल कि सर कब से नया बैच स्टार्ट होगा, तो इस रिगार्डिंग ये जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और मैं आपको बताऊं यहाँ पर बात कि भैया जिस व्यक्ति ने इस तरीके की टिप्पणी की है उनका यदि सालाना वेतन देखा जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। इनका सालाना वेतन है 51 करोड़ रुपए। समझिए, एक महीने में यदि हम लगभग 4 करोड़ रुपए की आमदनी बताएं तो 12 चौक 48 करोड़ रुपए होगा और 48 करोड़ से भी ज़्यादा 51 करोड़ रुपए के आसपास इनकी सालाना वेतन की स्थिति देखी जा रही है। एक एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी से लगभग 535 गुना ज़्यादा। और ये साहब क्या कर रहे हैं कि देखो भाई, हम तो चाहते हैं कि आप लोग रविवार को भी आइए और काम कीजिए, कितना आप घर में बैठिएगा। तो ये स्थितियां, एक हास्यास्पद जो टिप्पणी है वो क्या दर्शाती है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसके संदर्भ में यदि हम बात करें, इसके जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, तो देखो इसका कहना है कि 48 घंटा प्रति सप्ताह काम किया जाना चाहिए। यानी कि 8 यदि हम 6 दिन का हिसाब लें, यानी केवल और केवल रविवार की छुट्टी यदि रखें तो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम होना चाहिए। हालांकि यदि हम भारत की बात करें या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें तो कई जगहों पर ऐसे भी व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान है कि वहाँ संडे और सैटरडे 2 दिन की छुट्टी रहती है, 5 दिन का काम होता है और इन जनरल जो वर्किंग आवर होता है वो लगभग 9 घंटे का होता है। यदि संडे और सैटरडे दोनों दिन का अवकाश रहता है तब
लेकिन यहाँ पर जो ILO का कहना है कि भैया 48 घंटे प्रति सप्ताह, यदि इस हिसाब से भी देखें तो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आपका काम होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो भारत में कारखाना अधिनियम 1948 अधिनियमित किया गया था, इस अधिनियम की बात यदि माने तो यहाँ भी यही प्रावधान लागू किया जाता है। दिक्कत यह है कि इस अधिनियम में जो कॉरपोरेट सेक्टर्स भारत में काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स को लेकर के जो ओवरवर्क जैसी स्थितियां आती हैं, ओवरवर्क जैसी स्थितियों को कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे कम किया जाए, इस बारे में इस अधिनियम में ऐसा कोई खास प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि आए दिन जो वर्किंग आवर्स को लेकर के टिप्पणियां की जाती हैं, खास करके कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंतर्गत, ये हास्यास्पद स्थिति को जन्म देती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही नारायण मूर्ति साहब, जो कि इन्फोसिस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी 70 घंटे के आसपास काम के घंटे के बारे में बताया था। जो इलन मस्क साहब हैं, वो भी यहाँ तक कह देते हैं कि अरे केवल और केवल काम करो, पैसे की चिंता क्यों करते हो, है ना, केवल काम करो, पेमेंट की चिंता मत करो, वेतन की चिंता मत करो। अरे साहब, आप जहां पर हैं, आप जिस पद पर हैं, आपका जो प्रभाव है वो अलग है, और एक सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही इससे इतर होता है। इसे भी समझने की जरूरत है। गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पर ये सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। जो सर्वेक्षण दर्शाते हैं, जो उनके आंकड़े दर्शाते हैं, वो देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम भारतीयों की बात करें तो भारत में 59% से भी ज़्यादा ऐसे भारतीय आपको मिल जाएंगे जो बर्न आउट की स्थिति में है, यानी कि वो बेचारे एकदम थक हार जाते हैं, इतना अधिक उनको काम करना पड़ता है ना। अपने परिवार के संचालन के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए वो दिन रात बेचारा मेहनत करता है, और तब जा कर के उसे एक सही, एक ठीक ठाक जिंदगी जीने का मौका मिल पाता है। गेटिंग इट और नॉट? भाई, आप काम किस लिए करते हैं? हम लोग इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू डू वर्क? इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, केवल एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जा सकता कि हाँ केवल जीविकोपार्जन के लिए ही व्यक्ति काम करता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उसकी भूमिका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखने को मिलती है। हम लोग इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक जो बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति 55 घंटे से ज़्यादा काम करता है एक सप्ताह में, तो उसको शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उसको स्ट्रोक की समस्या, हृदय से संबंधित बीमारियों आदि का भी सामना करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ को लेकर के उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी वो आ सकता है। गेटिंग इट और नॉट? तो ये सारे जो पक्ष हैं, इन पक्षों को भी हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। यदि हम भारत में वर्क लाइफ संतुलन की बात करें दोस्तों, तो एक इंडेक्स कुछ दिन पहले जारी किया गया था, उसके अनुसार 43वीं रैंक पर भारत है। समझिए, भारत की स्थिति 43वीं रैंक पर है, और टॉप 10 के देश में 6 देश ऐसे हैं जो कि यूरोपीय देश हैं। यहां पर मैं वो आंकड़ा दिखाना चाहूंगा आपको ताकि आप समझ पाएं। यदि आपको दिख रहा हो तो न्यूजीलैंड सबसे पहले जो है, न्यूजीलैंड आता है, यानी कि यहां पर जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो सबसे अच्छा है। क्या बात है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। दूसरा स्पेन आता है जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है। फ्रांस तीसरे नंबर पर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, इसके बाद डेनमार्क 5वें नंबर पर आता है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, और देन आफ्टर 10th नंबर पर ब्राजील है। इनमें से 6 ऐसे देश हैं जो कि यूरोपियन देश हैं। 1 2 यहाँ पर, 5 यहाँ, और ये छठा। इस तरीके से टोटल 6 देश हैं जो कि यूरोप से जुड़े हुए हैं। और क्या इन देशों में विकास नहीं हुआ है? ये सभी तो अपने आप में विकसित देशों की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो क्या यहाँ पर काम को महत्व नहीं दिया जाता है? क्या यहाँ पर काम को दरकिनार कर दिया जाता है? ऐसा तो है नहीं। तो इसे भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि भारत के हिसाब से जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के स्तर पर काम की स्थिति है, उसे भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक जो पक्ष है वो संगठित क्षेत्र के संदर्भ में है, और दूसरा जो पक्ष है वह असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में।
अब ये आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि भैया संगठित क्षेत्र में काम ज्यादा होता होगा या असंगठित क्षेत्र में। नो डाउट असंगठित क्षेत्र में काम की जो दर है, काम करने का जो समय है, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। कोई यहाँ पर लेखा जोखा रखने वाला नहीं है कि कौन कितनी देर काम किया, कौन छुट्टी पर रहा नहीं रहा, कोई ऐसा खास लेखा जोखा नहीं होता है। और यहाँ पर नो डाउट काम की जो स्थिति है कहीं ज़्यादा होती है। कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो सामान्य तौर पर कैब चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर भाई बंधु, वो 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा भी काम करते हैं, इजंट इट। तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि काम और लाइफ को कैसे हम बैलेंस करें, ये यहाँ पर भी अपने आप में एक चैलेंज के तौर पर उभरता है। इसके अलावा यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो फिर से वही सवाल उठता है कि क्या राष्ट्र निर्माण के लिए ज़्यादा घंटे काम करना अनिवार्य है? आपको क्या लगता है? आप खुद कॉमन सेंस से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। What do you think about this question? मैं ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लार्सन एंड टब्रो के द्वारा इसी संदर्भ में रिप्लाई दिया गया है। जब चेयरमैन साहब ने अपनी बातें कह दी, तब फिर उनका बचाव करते हुए लार्सन एंड टब्रो ने कहा कि नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई है। अब ये आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए कि क्या ज़्यादा घंटे काम करने से ही राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा? राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है, ये भी तो समझिए। भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो समय है वो है हाईटेक का। लगातार 5G 6G का दौर चला रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्व मिल रहा है, चैट जीपीटी को महत्व मिल रहा है, रोबोटिक्स की दुनिया और आगे बढ़ रही है, सूचना क्रांति जो है एकदम अपने चरम पर है। ऐसे में आप काम ज़्यादा करना चाहेंगे या फिर कम काम करते हुए ज़्यादा आप आउटपुट देना चाहेंगे? और ये बहुत ही आसान है। तो निश्चित तौर पर यदि व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता है तो कार्य का समय बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? कार्य का समय घटेगा, जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ने की आवश्यकता है ना। यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट से मतलब है ना, आपको रिजल्ट से मतलब है। तो यहां पर इस बात को गौर करने की आवश्यकता है, कौशल विकास को महत्व देने की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, ना कि हम ज्यादा से ज्यादा केवल बैठे रहें काम। भाई, वर्किंग आवर का डिफिनीशन तय होना चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि भाई 90 घंटा प्रति सप्ताह के हिसाब से काम हो, जैसा कि एस.एन. सुब्रमण्यम जी ने कहा है, तो 90 घंटा का मतलब आप ये समझाइए कि 90 घंटा में किस तरीके से आप वर्क को डिफाइन करते हैं। क्या लगातार आदमी चेयर पर बैठ करके काम करता रहे, क्या इसके आधार पर आप कह सकते हैं? और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह दरअसल काम नहीं कर रहा होता है, वो केवल टाइम किल कर रहा होता है या फिर टाइम पास कर रहा होता है। गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पर इन वस्तु स्थितियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता बनाम कार्य का घंटा, जो अभी मैं बोल भी रहा था कि कार्य की गुणवत्ता को आप महत्व देना चाहेंगे या फिर कार्य के घंटे को महत्व देना चाहेंगे। जैसा कि मैं अक्सर आप सभी से भी कहता हूं कि आप कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि भाई सर कितने घंटे पढ़ाई करें, तो कितने घंटे पढ़ाई करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या पढ़ाई की। 15 घंटे हमने पढ़ाई की और उसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। लाइकवाइज यदि आपने काम बहुत ज्यादा देर तक किया, सुबह से लेकर के रात तक आप काम ही काम कर रहे हैं और काम का जो रिजल्टेंट है वह 0 है या बहुत ही कम है, तो फिर ऐसे काम का क्या प्रतिफल निकलेगा। तो महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ाएं। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, कार्य की संस्कृति और कार्य का वातावरण यह भी डिसाइड करता है कि आपके कार्य की गुणवत्ता, आपके काम करने की दर और आपका जो आउटपुट है वो कितना बेहतर हो रहा है। और ये सब जो है बच्चों, ये डिपेंड करता है जहां पर भी काम किया जा रहा है, जो वर्किंग कल्चर है वह बेहतर है
और वर्किंग एनवायरनमेंट यदि बेहतर है तो फिर आउटपुट भी और बेहतर हो सकता है। और इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं, इन दोनों की आपसी जो सामंजस्य की स्थिति है वो अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान करती है। जब लार्सन एंड टब्रो के चेयरमैन से वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि हमें 2 दिन की छुट्टी दी जाए, अवकाश दी जाए, तब जाकर करके उन्होंने जब ये टिप्पणी की, ऐसे में यह जो कंटेस्ट है, ये कंटेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेटिंग इट और नॉट? तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जब जिसकी चर्चा मैं अभी कर भी रहा था कि राष्ट्र निर्माण का डिफिनीशन क्या है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी के आधार पर तो राष्ट्र निर्माण का डिफिनीशन तय नहीं किया जा सकता। क्या केवल एक कंपनी के द्वारा ही राष्ट्र निर्माण के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, और जो देश का किसान है वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम नहीं कर रहा है? क्या वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर रहा है? जो अपना सर्वस्व जीवन खेत में गुजार दिया, जो मजदूर अपना सर्वस्व जीवन ईंट ढोने और बालू ढोने में गुजार दिया, क्या वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान नहीं दे रहा है? हाँ या ना? तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि साहब आप कार्य और जीवन को किस तरीके से कैरी करते हैं। आपके काम करने का मकसद क्या है? आप काम करते हैं तो आपको उसका भुगतान मिलता है, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आपको उसका जो रेम्यूनरेशन है वो मिलता है। और उसका ये इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, और अपने जीवन को और उन्नत बनाने के लिए। और जब आपका जीवन उन्नत होता है तो फिर राष्ट्र भी उन्नत होता है। एक व्यक्ति से तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता ना, या एक पहलू से तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता ना। उसमें कई सारे समाज, कई सारे वर्ग, कई सारे समुदायों का जो सामूहिक प्रयास है उसकी भूमिका होती है। और तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ, राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म, हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में योगदान कर रहे हैं। और ये जो एक कल्चरल डेवलपमेंट है उसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। व्यक्ति केवल जीवन भर काम करता रहे और अपने घर में जो त्योहार हैं, अपने आसपास का जो एक खुशनुमा माहौल है उसको वह मिस करे, तो फिर ऐसे जीवन का और ऐसे काम करने का क्या ही फायदा। इसी कारण से भारत की जो स्थिति है वो कार्य और जीवन से संबंधित जो इंडेक्स है, वर्क लाइफ से संबंधित जो इंडेक्स है, उसमें 43rd रैंक की स्थिति है। इसके अलावा एक और जानकारी ये है कि वर्तमान में भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा ओवरवर्क्ड पीपल का कंटेंट करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ओवरवर्क्ड लोग हैं वो पहले नंबर पर भूटान में है और दूसरे नंबर पर भारत में है। ओवरवर्क्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने, जितना काम होना चाहिए, जितनी देर काम होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, ये स्थिति है। तो क्या इस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए या इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हुए तार्किक इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है? ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आगे फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 2026 और 2027 के बैचेस के मद्देनज़र आप इन कोर्सेज से जुड़ करके अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि आपकी राय कार्य के घंटे को लेकर के क्या है और किस तरीके से भारत में काम और जीवन के प्रति संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।